नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल बीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग साइंस का पहला चैप्टर पादपों में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हिंदी में इसको कहा जाता है पादपों में पोषण। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है और इस चैप्टर को हम दो भागों में पढ़ाएंगे। पहले भाग में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, प्लांट्स यानी कि पादपों में पोषण की विधि, पादपों में पोषण की विधि। और दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस को कि फूड मेकिंग प्रोसेस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। हिंदी में कहा जाएगा पौधों में या पादपों में भोजन बनाने की विधि। ठीक है, पादपों में भोजन बनाने की विधि। ठीक है, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें पौधे यानी कि जो पादप हैं अपना भोजन बनाते हैं। तो ये भोजन बनाने की विधि, यही हमारी दो टॉपिक हैं, इसी पर आप हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने चल रहे हैं। तो इसके पहले आप क्लास 6 में पहले से ही पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब जितने भी सजीव हैं, उनको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और कुछ नाम हैं जैसे कि आप जानते हैं, ये है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये सब के सब आप लोग नाम सुने हैं। हिंदी में इसको कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट लिखा जाता है, प्रोटीन को प्रोटीन ही लिखा जाएगा, फैट्स को वसा लिखा जाता है और विटामिन्स को विटामिन से ही लिखा जाता है। मिनरल्स को खनिज शब्द का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में। तो हिंदी या इंग्लिश दोनों हम साथ में लेके चल रहे हैं। दोनों से ये होगा कि जो बच्चे इंग्लिश में अच्छे हैं और हिंदी उनकी कमज़ोर है तो हिंदी भी समझ जाएंगे, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको हिंदी तो आती है इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा सीख लेंगे। तो दोनों हम साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, इनको बोलते हैं फूड कंपोनेंट। क्या कहते हैं इनको? फूड कंपोनेंट्स कहा जाता है। हिंदी में इनको कहते हैं भोजन के घटक। तो एक प्रश्न बनता है कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे भोजन के घटक मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और खनिज हैं। ठीक है, तो इनको आप याद कर लीजिए। इन्हीं जो फूड कंपोनेंट्स हैं इनको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स।
न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, यानी कि पोषक कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? तो जो हमने बताया, ये जो भोजन के घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, इन्हीं को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक कहा जाता है। अब हम शुरू करते हैं पादपों में पोषण की विधि। सबसे पहले आप जानते हैं कि जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो वनस्पति हैं, चाहे जंतु हैं या मानव सहित, उनमें से केवल वनस्पति यानी कि पादप ही ऐसे होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाकी मानव सहित जितने भी जंतु हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। पर आपके दिमाग में आता होगा कि घर में मम्मी है, सिस्टर हैं, बुआ हैं, दादी हैं, ये लोग भी अपना खाना तो स्वयं बनाती हैं ना। तो ऐसा नहीं है। जो घर में महिलाएं हैं जो खाना अपना स्वयं बनाती हैं, वो बनाती नहीं बल्कि वो खाना को पकाती हैं। पादप ही ऐसे हैं जो अपना खाना या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इनको जो खाना बनाते हैं, जो भोजन बनाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की मदद से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। केवल एकमात्र जो पादप ही हैं ऐसे जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद हम लोग 4 चीज़ें पढ़ेंगे। एक चीज़ है न्यूट्रिशन, दूसरा है ऑटोट्रॉफिक, तीसरी चीज़ है ऑटोट्राफ्स, और चौथी चीज़ है हेट्रोट्रॉप्स। इन चीज़ को समझिए, इन सबको। न्यूट्रिशन को हिंदी में कहा जाता है पोषण, और ऑटोट्रॉप्स को कहा जाता है स्वपोषण हिंदी में। ऑटोट्रॉपिक को स्वपोषण, ऑटोट्रॉप्स को कहते हैं स्वपोषी, और ये क्या है? ये है परपोषी। ठीक है, तो ये 4 चीज को हम बारी बारी आपको समझाते हैं। इसको जो हेट्रोट्रॉप्स है, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं विषमपोषी भी कह सकते हैं, विषमपोषी। तो अब ये जो पहला है न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है? यानी कि पोषण। जिस विधि के द्वारा जीव यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं और साथ साथ में उसमें जो पोषक तत्व है उसको यूटिलाइज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उस विधि को कहा जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन किसे कहा जाएगा? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिस विधि द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं और पोषक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, उसको कहा जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी कि पोषण कहा जाता है। दूसरा क्या है? ऐसे पादप जो अपना भोजन जिस विधि से बनाते हैं या संश्लेषित करते हैं उनको कहा जाता है स्वपोषण। ठीक है, पादप जिस विधि द्वारा भोजन को संश्लेषित करते हैं अपने लिए उनको कहा जाता है स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक। और तीसरा है ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं या सिंथेसिस करते हैं उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स यानी कि स्वपोषी कहा जाता है। और चौथा जो है हेट्रोट्रॉप्स, शब्द आप देख रहे हैं, हेट्रोट्रॉप्स जो है ऐसे पौधों को कहा जाता है या ऐसे जीव जंतुओं को कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और वो इन पौधों पर निर्भर होते हैं या इनसे बना बनाया भोजन को ग्रहण करते हैं, उनको कहा जाता है हेट्रोट्रॉप्स या परपोषी, या हिंदी में इनको विषमपोषी भी कहा जाता है। तो परपोषी और विषमपोषी, पर का मतलब होता है दूसरे के लिए और पोषी का मतलब उनका पोषण करते हैं। तो ये पौधे क्या है? दूसरों के लिए पोषण करते हैं, मतलब या दूसरों से खुद पोषित होते हैं, तो इनको परपोषी कहा जाता है यानी कि हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है। ये शब्द आप बढ़िया से इतना याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं जो विधि है, तो ये पादपों की जो पोषण की विधि 3 है, एक स्वपोषण है, ठीक है, एक परपोषण है, 2 विधि है। तो
स्वपोषण उनको कहते हैं जो अपने लिए स्वयं भोजन बनाते हैं, ऐसे पौधों को स्वपोषी पौधे कहते हैं। और ऐसे पौधे या जंतु जो स्वपोषी से यानी कि ऑटोट्रॉप से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उनको परपोषी या हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। ये इसकी जो विधि है। अब इसके बाद हम आते हैं सीधे फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। फोटो का मतलब ही होता है लाइट। चलिए हम बात ऐसे करते हैं। फोटोसिंथेसिस में एक शब्द है फोटो प्लस सिंथेसिस। सिंथेसिस से मिलकर बना है। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन। ठीक है, कंबाइन। अब ये क्या करता है? लाइट को जोड़ता है, यानी प्रकाश से की ऊर्जा को ग्रहण करके इसमें किसमें फूड में संचित करने की जो क्रिया होती है, भोजन के रूप में संचित करने की जो क्रिया होती है, उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है वो पौधे के किस भाग में संपन्न होती है? तो जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है पौधों के हरे भाग में होती है। हरे भाग का मतलब है मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो पत्तियों में सर्वाधिक होती है, इसीलिए पादप की जो पत्तियां होती है उनको फूड फैक्ट्री कहा जाता है। क्या बोलते हैं उनको? फूड फैक्ट्री बोलते हैं, यानी कि लीव्स आर फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो पौधों की जो फूड फैक्ट्री होती है उन्हें वो कौन सी होती है? वो पत्तियां होती हैं। किसे कहा जाता है? पत्तियों को कहा जाता है। जिस प्रकार अब थोड़ा सा हम आपको पत्तियों के बारे में बता दें या आगे चल के बताते हैं। पत्तियां फूड फैक्ट्री है। फैक्ट्री में क्या बनता है? भोजन बनता है, फूड बनता है। और फूड बनने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, कुछ कच्चे माल की जरूरत होती है। तो पत्तियां अपना भोजन बनाने के लिए कैसी परिस्थितियां होनी चाहिए? उनके पास होना चाहिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लिखा जाता है CO2 के रूप में। इसके बाद में यहां पर कुछ सूत्र हम ऐसे लिख दे रहे हैं और आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि बार बार मैं कार्बन डाइऑक्साइड बोलूंगा और लिखूंगा CO2। पानी है, वाटर। वाटर को लिखा जाता है H2O। ठीक है। वाटर के बाद ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O2 लिख लेते हैं। ये है जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज, या हम इसको कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, इसको लिखेंगे हाइड्रेट में C6H12O6। इसको आप इतना लर्न कर लीजिए, क्योंकि जब आप साइंस पढ़ ही रहे हैं तो बार बार ये समीकरण के रूप में आपको इन्हीं सब शब्दों का इस्तेमाल होगा। बोलेंगे तो ये और लिखा जाएगा इनको। ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान पर CO2, वाटर के स्थान पर H2O और ऑक्सीजन के स्थान पर O2, और ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के स्थान पर हम C6H12O6 का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अब हम पत्तियों के बारे में बात कर रहे थे। तो पत्तियों में क्या बनता है? भोजन बनता है। पत्तियों को क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री कहते हैं। किसकी? पौधों की। पौधों की यानी प्लांट की फूड फैक्ट्री होती है पत्तियां। अगर ये कभी क्वेश्चन आए तो याद कर लीजिएगा। इसके अलावा केवल पत्तियों में ही भोजन नहीं बनता है। पौधे के जो भी हरे भाग होते हैं, चाहे वो तना हो, चाहे शाखाएं हो, पत्ती तो है ही, अगर कलियां हैं हरी है तो वहाँ पर भी भोजन बनता है। यहाँ तक जो पौधे की जड़ें होती हैं, जड़ों में भी भोजन का निर्माण होता है, लेकिन जरूरी है कि वो हरा हो। जैसे आप देखिए, आप आलू देखे होंगे खेत में, तो कुछ आलू क्या होता है खेत में ऊपर निकल आता है और वहाँ पर आप देखेंगे वो भाग हरा हो जाता है। तो जो भाग हरा हो जाता है वहाँ पर भी भोजन का निर्माण शुरू हो जाता है, यानी कि भोजन का निर्माण होता रहता है, बशर्ते उसके लिए जो आवश्यक सामग्री है उसकी पूर्ति होनी चाहिए।
कभी कभी देखिए आलू में जो हरा भाग होता है वहाँ से पत्तियाँ भी निकलने लगती हैं उस हिस्से से, तो वहाँ पर क्या होता है, भोजन बनना शुरू होता है। तो भोजन पत्तियों को बनाने के लिए, या ये हम कहें कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, वायुमंडल से मिलेगा। पानी की जरूरत होती है, पानी कहाँ से मिलेगा, सॉइल से यानी मिट्टी से मिलेगा। ठीक है, और इस पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से पत्ती में एक चीज होता है क्लोरोफिल। आइए हम शब्द बताते चलते हैं। ये है हमारा क्लोरोफिल। ठीक है, इसके अलावा भोजन बनाने के लिए पत्ती के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है, सूर्य का प्रकाश, क्योंकि यही सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की जरूरत पड़ती है। एक समीकरण द्वारा आपको दिखा दें, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है पानी और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सनलाइट के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन निकाल देता है, साथ साथ में इसमें भी पानी रहता है बहुत कम मात्रा में। ये भी वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकलता रहता है, तो ये ऑक्सीजन बाहर निकल आता है। ठीक है, अब हम आपसे पूछेंगे कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को कहाँ से मिलता है, तो आप बताएंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से पत्तियों द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। पानी कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, ये जड़ जो होते हैं पादप के, वो मिट्टी के अंदर धंसे होते हैं, वहाँ से ये जड़ जो है क्या करता है, जड़ पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी पानी में घुला होता है मिनरल्स, उसको भी ले लेता है और फिर बनाता है। हाँ, क्लोरोफिल का क्या काम है, क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, प्रकाश में जो ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है, ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा होती है उसको ये कैप्चर करने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है, उसको इकट्ठा करता है, खींचता है और खींच करके भोजन के रूप में इस ग्लूकोज में ही संचित कर देता है, रख देता है। तो ये हमारा एक समीकरण है। और आइए हम इसको थोड़ा फिगर से डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप इसको समझ सकें। देखिए, हम एक पौधा बनाते हैं, ये ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा है, ज़मीन का निचला हिस्सा। ठीक है, इसके नीचे अब हम बना देते हैं जड़ बनाते हैं इससे। ये है, देखिए ये जड़ हो गया है ना। अब इसमें भी पत्ती पत्ती शाखाएं इस तरह निकल आती हैं। ठीक है, ऐसे से निकल जाते हैं शाखाएं इसमें। इसको रूट बोला गया, ये रूट है, रूट का मतलब जड़। और ये समझिए पतले पतले इसमें रूट हेयर्स हैं। क्या है, रूट हेयर्स, माने कि बहुत पतली पतली होती हैं, ये जड़ के अंदर फैली रहती हैं। और ये हमारा है तना, मोटा तना है, इसमें से शाखाएं निकल आती हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह जो है शाखाएं निकल आती हैं। तो इन शाखाओं से ब्रांचें निकलती, फिर इसमें से पतली पतली ऐसे करके इसमें से पत्तियां निकल आती हैं। ये देखिए क्या है, ये पत्ती है। ठीक है, अब देखिए भोजन कहाँ बन रहा है, भोजन यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी भोजन बनाने के लिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और ये पत्ती, इस पत्ती में क्लोरोफिल होना चाहिए। और इनको जरूरत पड़ेगी पानी की। पानी कहाँ से पहुँचता है, जड़ से लेता है। ये हमारा जड़ है, जड़ में बहुत सारे पतले पतले बेसल्स होते हैं, पतली पतली पाइप होता है और ये पाइप ब्रांचों में, तनों में और वहाँ से फिर पत्तियों में ये इंटर कर जाती हैं इस तरह। तो यहाँ किस विधि से कैसे होता है इसको आगे हम बताएंगे। रसारोहण विधि होता है जिसके माध्यम से क्या होता है, ये यहाँ से पानी को लेकर के और मिनरल्स को लेकर को जड़ जो इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट कहाँ करते हैं, लीफ तक जाती है। ये लीफ जाती है यानी कि ये पहले तने में जाएगी, स्टेम में, स्टेम इसको लिख देते हैं हम, ये स्टेम है। ठीक है,
इसकी ये ब्रांच है, माने शाखाएं हैं, ब्रांचेज, और ये लीव्स है, अकेली है लेकिन इसको हम लीव लिख रहे हैं। तो ये पत्ती है, तो इस पत्ती में पानी पहुंचना होता है। तो पानी कहाँ से पहुंचेगा, फिर पूछते हैं जड़ से। जड़ कहाँ है, मिट्टी में है। मिट्टी से क्या करता है, मिनरल्स को और जल को दोनों को एब्जॉर्ब करेगा, और इसमें एक पत्ती पत्ती वेसल्स होती है बहुत सारी, मतलब यहाँ मोटी होगी, बाद में वो डिवाइड होकर पत्ती होती चली जाती हैं। ये वेसल्स होता है, इस वेसल्स को कहा जाता है जाइलम। क्या है, जाइलम। जाइलम क्या करता है, जल को, मिनरल्स को जड़ से पत्तियों तक तो पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, लेकिन ये पत्तियां बनाती है भोजन। अब भोजन बनाकर ये भोजन जो है पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाई जाती है, अनेक भागों में, जैसे कि उसके फल में, उसकी पत्ती में, उसकी जड़ में, उसके तने में, उसकी जो शाखाएं हैं, कलियों में, उसके बीज में, हर जगह उस भोजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, एक दूसरा वेसल्स है। ये इसके बगल बगल हम डाल दे रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना, इधर से भी इस तरह निकला है। तो ये जो है बेसल होता है, उस बेसल का नाम है फ्लोएम। ठीक है, क्या नाम है, फ्लोएम। फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या होता है, ये भोजन को, बने हुए भोजन को पादपों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। और जाइलम क्या करता है, मिनरल्स और वाटर को जड़ से पत्तियों या उन हरे भागों में पहुंचाने का काम करता है जाइलम। तो इस पत्ती को आप स्पर्श करेंगे तो ऊपर या देखेंगे तो इसकी सतह पर, हम ऐसी बात करें कि पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको कहा जाता है रंध्र कहते हैं या स्टोमा कहते हैं। अब हम स्टोमा पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा ये बता दें कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने सजीव होते हैं, वो उनका शरीर कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाओं को एक्चुअली उनको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं कोशिकाओं से शरीर का पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। और फंक्शनल इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारा फंक्शन होता है, जिसके कारण हमको एनर्जी मिलती है। तो कोशिका की एक संरचना देख लीजिए, छोटा सा, जो आपके सिलेबस में यानी कि पहले चैप्टर में क्लास 7 में है। तो ये कोशिका है, देखिए ये, ठीक है। कोशिका एक लेयर, एक मेम्ब्रेन या एक झिल्ली से घिरा हुआ है, ठीक है। ये देखिए एक झिल्ली है, इसको चाहे आप मेम्ब्रेन इंग्लिश में कह सकते हैं या झिल्ली कह सकते हैं या कला भी कह सकते हैं, या एक और नाम है सेल वॉल भी इसको कह सकते हैं। तो हम एक सामान्य कोशिका की बात कर रहे हैं। तो एक झिल्ली से घिरा होता है, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ साफ साफ लिख देते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली, ठीक है, हिंदी में। तो इसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसके अंदर यहाँ पर बीच में एक आवरण से घिरा होता है, छोटा सा भाग होता है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या केंद्रिका कहा जाता है, या केंद्रक कह सकते हैं हम इसको। इस केंद्रक और इसमें सेल मेम्ब्रेन के बीच में जेली नुमा संरचना होती है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। क्या कहते हैं इसको, साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। हिंदी में साइटोप्लाज्मा लिखा जाए, अब बोलते हैं साइटोप्लाज्मा या साइटोप्लाज्म शब्द का इस्तेमाल किया गया है आपकी बुक में। तो ये हमारी कोशिका है। कोशिका एक आवरण से घिरा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और उसमें जेलीनुमा संरचना भरा होता है, द्रव भरा होता है। इसको साइटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य भी कह सकते हैं, कोशिका द्रव्य कह सकते हैं। और इसके बीच में केंद्रक होता है, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। तो 3 चीज होता है ये कोशिका में। अब हम बता रहे थे, पत्ती की बात कर रहे थे। पत्ती पर, उसकी सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन देखो, पोर अंग्रेजी शब्द है और हिंदी में छिद्र है, और उस छिद्र को स्टोमा कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 शब्द है, देखिए, स्टोमा और स्टोमेटा। स्टोमेटा, जो स्टोमा होता है ये सिंगुलर होता है, स्टोमेटा क्या होता है, प्लूरल है। तो देखो, स्टोमा को हिंदी में बोला जाता है इसको रंध्र, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, रंध्रों, है ना। तो आइए हम एक चित्र के माध्यम से इसको भी समझाएं। ये क्या है, पत्ती की सतह से हमने क्या किया, एक जो है कोशिका निकाल लिया। देखिए
ये देखिए हमारा एक हिसाब से बन गया एक सेल, और ये देखिए ये भी बन गया कोशिका, है ना। इस बीच में जो ये छिद्र है इसको हम लोग बोले हैं स्टोमा है। ये क्या है? ये स्टोमा अथवा रंध्र है। और ये जो ये कोशिका है ना, इसको बोलते हैं हम गार्ड सेल। गार्ड सेल मतलब गार्ड कहाँ पे लगे होते हैं? अक्सर दरवाजे पे लगे होते हैं ना, इसलिए इनको बोला जाता है द्वार कोशिका। द्वार कोशिका हिंदी में। यही अब जानिए, जो द्वार कोशिका या जो गार्ड होते हैं क्या करते हैं? दरवाजे के बंद करते हैं दरवाजा को या खोलने का काम करते हैं। ठीक ये छिद्र को छोटा बड़ा काम करने का इसका काम है। जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ये गार्ड सेल क्या होते हैं? अपने आप को जो है ऐसे फैला लेते हैं, तो ये छिद्र बड़ा हो जाता है, जिससे क्या होता है? बाहर वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है। और फोटोसिंथेसिस क्रिया जब होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, उसमें जो ऑक्सीजन बनता है, अब ज्यादा मात्रा में जब ऑक्सीजन बना तो इसको इसी छिद्र के माध्यम से बाहर वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ता भी रहता है। ठीक है। ये सारी प्रक्रिया है इसमें। इसके अलावा पानी भी जो है जल वाष्प के रूप में निकलता है। ऐसा है नहीं कि जड़ों द्वारा जितना भी पानी ये अवशोषित करता है, अवशोषित करने के बाद यहाँ पर पत्तियों तक, पौधों तक जो है, उसके ब्रांचों तक जो पहुंचती है, वो सब का सब भोजन बनाने में ही इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक्स्ट्रा जल को क्या करते हैं? ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा, वाष्पोत्सर्जन जिसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। ट्रांसपीरेशन विधि द्वारा क्या करते हैं? इसको वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा पानी वाष्प के रूप में एवोपोरेट होता रहता है, माने वाष्पित होता रहता है, बाहर निकलता रहता है। वो कहाँ से निकलता है? इन्हीं द्वार कोशिकाओं से ही निकलता रहता है। आप जानते हैं जितने भी पौधे होते हैं ये अपने आप को जीवित रखने के लिए इनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यानी कि सभी जीवित जीव, जितने भी सजीव हैं, चाहे वो पौधे हों या जंतु हों, जब तक जिएंगे तब तक सांस लेंगे, है ना। और सांस में क्या लेते हैं? ये ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे। अब पौधे भी हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ये ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते रहते हैं। अब ये क्रिया जो है पौधों में भी, जैसे हम जीव जंतु, जैसे हम लोग हैं, मनुष्य सहित जितने जंतु हैं, सब लोग चाहे रात हो चाहे दिन हो, हर समय सांस लेते रहते हैं। चाहे सोते हों, चाहे जागते हो, चाहे दौड़ते हो, चाहे खेलते हो, हर समय हम लोग सांस लेते हैं। और सांस लेने में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार ये पौधे दिन और रात दोनों समय श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा इनके पास जो काम होता है दिन में, ये उस समय क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ये लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो उस समय ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इतना कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं कि ये श्वसन क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं उससे पूर्ति नहीं होती, तब इनको बाहर से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ता है और उससे बनाते हैं लोग ग्लूकोज, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। और भोजन बनाने के साथ साथ ऑक्सीजन भी बनाते हैं, और इतना ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं कि सांस लेते जब हैं ये पौधे, तो सांस लेने में बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन को ले पाते हैं। बाकी ऑक्सीजन को ये इस छिद्र के द्वारा, इस रंध्र के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि मान लीजिए कि ये पौधे ही ना होते इस पृथ्वी पर, या हम एक प्रश्न यहां से ये कर दें, अगर पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया ना होता तो क्या होता? अगर फोटोसिंथेसिस क्रिया ना होता पादपों में तो क्या होता? क्या हम लोग रहते, जीवित रहते? प्रश्न उठता है ना। यदि प्रश्न ये उठता है तो आपका जवाब क्या होगा? आप एक लाइन में कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती तो हम ही नहीं, मानव ही नहीं, इस पृथ्वी पर जितने जीव हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब के सब समाप्त हो जाते हैं। उसका पहला कारण यह है कि अगर पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन ना बनाते तो सबसे पहले पौधे ही ना रहते। भाई जब कोई कुछ खाएगा नहीं तो जीवित कैसे रहेगा? या मान लीजिए कहीं से हमको भोजन मिल जाए, पौधा ना बनाता होता, तो दूसरा सबसे बड़ा जो काम है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ये लोग ग्रहण करते हैं
और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जब पौधे ना होते तो ये सारी क्रिया होती नहीं, यानी कि हम लोग को ऑक्सीजन नहीं पूरा होता, हम लोग श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन लेते हैं वो नहीं मिलता और हम लोग मर जाते। तो कहने का मतलब है अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया ना होता तो कोई भी जीव जीवित नहीं होता, यानी कि हम लोग जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। बस इतना ही इस वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।